हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 का परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं ताकि पूरा चैप्टर आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएं। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन के नाम से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। समीकरण क्या होता है, यहां से चालू करते हैं। समीकरण क्या होता है, तो समीकरण को जानने से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बीजीय व्यंजक के बारे में, या जिसे आप व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, व्यंजक या बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले इसको जानेंगे यह क्या होता है, उसके बाद फिर समीकरण को जानेंगे। तो देखिए, बीजीय व्यंजक जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो यह आपका एक व्यंजक हो गया। समीकरण क्या होता है, यहाँ पे दोनों में आप अंतर भी समझ पाएंगे। समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या होता है यहाँ पे देखिए। समीकरण जैसे हम यहाँ पे लिख दें 5x प्लस 7 और इसके बराबर में अगर हम कुछ लिख दें, चाहे 0 लिख दें, चाहे कोई भी नंबर लिख दें, तब वह बीजीय व्यंजक से क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। यानी बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या होता है कि यदि हम बराबर में यहाँ पे कुछ लिख दें तो वह समीकरण बन जाता है, और बराबर में नहीं कुछ लिखा हुआ है तो वह बीजीय व्यंजक या वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक या क्या है, बीजीय व्यंजक या बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर में जब भी कुछ लिख दें, चाहे 0 लिख दें, चाहे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6y माइनस 5 इक्वल टू 2, तो यह आपका क्या हो जाएगा, समीकरण। इस चिन्ह को हम लोग समता का चिन्ह कहते हैं, या जो बराबर का चिन्ह है इक्वल का, इसको हम लोग समता का चिन्ह कहते हैं। और जब भी बराबर में आप ऐसे लिख देंगे तब वह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब आता है रैखिक। तो रैखिक का मतलब क्या होता है यह जान लीजिए। रैखिक का मतलब क्या होता है। अब रैखिक में जब भी कोई भी समीकरण दिया गया है उस पे एक घात है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह रैखिक समीकरण है। जैसे x प्लस 2y बराबर 1, तो यहाँ पे जो चर हैं यानी चर x और y हैं, इस पे अधिकतम घात क्या है, 1 है। यहाँ पे कोई घात नहीं लिखी होती है तो 1 होता है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जहां पे चर की घात अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिख दे 5y माइनस 7 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग जान लें चर के बारे में। चर क्या होता है, ठीक है, तो चर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो x और y हैं यह दोनों चर हैं। क्या हैं, x और y क्या हैं, यह दोनों क्या हैं, चर हैं। x और y चर हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, 6 है, 7 है, 5 6 7, यह सभी क्या हैं, अचर हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको चर इसलिए कहते हैं, देखिए वेरिएबल इसलिए कहते हैं, चर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे जो x और y है इसका मान प्रत्येक क्वेश्चन में आप देखेंगे अलग अलग मिलता है। यानी चर मतलब चलने वाला। अब जब कोई चलेगा तो उसका मान क्या होगा, चेंज होगा। यानी जो x और y का मान होगा, जब आप इस समीकरण को, इन सभी समीकरण को या इस लेसन में जितने भी समीकरण हैं सबको हल करेंगे तो कहीं पे x का मान कुछ आएगा, किसी क्वेश्चन में कुछ अलग आएगा, y का मान किसी क्वेश्चन में कुछ अलग आएगा। यानी प्रत्येक जगह x और y का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए इसे चर कहते हैं। अचर कांस्टेंट क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए 5 6 7 मतलब जितने भी गिनती के अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक,
तो वह सभी क्या है, कांस्टेंट हैं, अचर हैं। उसको अचर इसलिए कहते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 है। अब आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है, यह 5 ही रहेगा, चाहे आप इस कंट्री में रहें चाहे किसी अदर कंट्री में भी जाएंगे तो यह 5 ही रहेगा। आप चाहे फर्स्ट क्लास में हो, ठीक है, चाहे आप BA BSc BCom कुछ भी कर रहे हो, तो इस 5 का मान कहीं पे भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप व्यंजक समीकरण में अंतर समझे होंगे, रैखिक समीकरण क्या होता है इसको समझे होंगे, चर अचर क्या होता है उसको समझे हैं। दो चर का मतलब यह हो गया कि जब कोई भी समीकरण लिखा जा रहा है और वहाँ पे चर की संख्या, जैसे यहाँ पे x + y = 2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह x एक चर है और y एक चर है, तो यहाँ पे जो चर हैं वह क्या है, 2 हैं, तो इसीलिए इसको दो चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे x + y, यहाँ पे दो चर हैं, तो इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ऐसे ही यहाँ पे कोई और एक समीकरण लिख दें तो यह युग्म बन गया। ठीक है, यानी इसको आप कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे यह दोनों जो समीकरण हैं इसको आप कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चर हैं, x और y दो चर हैं दोनों में, और रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देखिए इस पे भी अधिकतम घात, इस समीकरण में भी, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी जो चर है उस पे अधिकतम घात एक है, और यह समीकरण भी है। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी यह दो हो गए, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, तो यहाँ पे दो हो गए, तो यह क्या हो गया, एक समीकरण, यह युग्म हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उम्मीद करते हैं कि जितने भी पॉइंट यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो लेसन का नाम है, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कुछ बेसिक कंडीशन होती है कि कब इसके अद्वितीय हल होते हैं, कब अनंत हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे जो चर होता है, चर बराबर होता है समीकरण के, जब चर बराबर होता है समीकरण के, यहाँ पे शॉर्ट में समीकरण को ऐसे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। जब चर बराबर होगा समीकरण के, तो उस समीकरण का क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, या उसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, जिसे इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक हल होगा या अद्वितीय हल उसी को कहते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहें कि x - 7, ठीक है, बराबर 1, ठीक है, x - 7 बराबर 1, तो यहाँ पे चर कितने हैं, एक चर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं चर, और यहाँ पे समीकरण, समीकरण, ठीक है, चर कितना है, एक है, तो चर भी एक है, और यहाँ पे समीकरण कितना है, एक ही समीकरण है, यानी चर और समीकरण दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। कैसे, देखिए, अब यहाँ पे x का अगर मान निकालें तो x बराबर क्या होगा, 1, और 7 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया, 8। यानी यही x बराबर 8, यही एक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, x बराबर 8 यही एक मान है जो कि इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसके अलावा और कोई ऐसा मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ x बराबर 8 इस समीकरण का क्या है, एक हल है। तो इसीलिए यहाँ पे चर और समीकरण जब बराबर होंगे तो उसका एक हल होगा। दूसरी कंडीशन, जब चर बड़ा होगा समीकरण से, जब चर बड़ा होगा समीकरण से, तब उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, उसके अनंत हल होंगे। कैसे, यह देखिए, जब चर बड़ा होगा समीकरण से, जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x + y बराबर 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चर बड़ा है समीकरण से, क्यों, क्योंकि चर कितने हैं, 1 2, दो चर हैं, और समीकरण कितना, यह पूरा एक ही समीकरण है, तो यहाँ पे चर 2 है, समीकरण 1 है, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसके अनंत हल होंगे। अब अनंत हल कैसे होंगे, यह देखिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे x का मान हम 0 रख दें, सपोज इस समीकरण में x का मान 0 रखें, तो यह y बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अब x बराबर 0 के लिए y का मान 1, यानी
यक्स बराबर 0 के लिए वाई का मान क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर वाई का मान 0 रखें तो यक्स का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर वाई बराबर 0 रखें तो यक्स बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें कि यक्स बराबर 1 रखें तो यहाँ से यक्स बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो यह क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यक्स के प्रत्येक मान, अगर हम यहाँ पे यक्स का मान चेंज कर रहे हैं तो वाई का मान भी चेंज हो रहा है। यानी इसके अनंत हल होंगे, हम अलग अलग मान रख कर यहाँ पे अलग अलग मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। यक्स और वाई का मान चेंज करते रहेंगे और अलग अलग मान हमें प्राप्त होते रहेंगे, तो इसलिए इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अब अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन, जब चर छोटा होगा समीकरण से, जब चर छोटा होगा समीकरण से तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब चर छोटा होगा समीकरण से कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहां पे लिख दें 3x + 4 बराबर 1, ठीक है। दूसरा यहां पे लिख दें, यहां पे 5x - 1 बराबर 5, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि चर क्या है, चर एक ही है। यहां पे देखिए यक्स एक ही चर है, तो चर एक है। समीकरण कितने हैं, 2, तो यहाँ पे समीकरण 2 होगा, यानी चर छोटा हो गया समीकरण से। अब यहाँ से हम लोग इस समीकरण को हल नहीं कर सकते, यानी इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई एक ऐसा मान नहीं होगा जो इन दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो जब भी आपका चर छोटा होगा समीकरण से तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, वह आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से दिया जा रहा है। जो 2024 के लिए गवर्नमेंट ने न्यू सिलेबस निर्धारित किया हुआ है उसके आधार पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उतना ही चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके सिलेबस में अभी इस समय है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। अगर पिछले सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और पैरेलल लाइन वह क्या होती हैं, उनके बीच कंडीशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें थी। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे आपको नहीं समझाने वाले हैं, यहाँ पे वही चीज़ें समझाएंगे जो आपके सिलेबस में अभी करंट में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनका मानक समीकरण क्या होता है, तो वह होता है आपका ax + by + c बराबर 0। यह आपका मानक समीकरण होता है या मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ax + by + c बराबर 0 इसका मानक रूप होता है, ठीक है। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि लेसन के बारे में क्या है, एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल डिटेल में आप समझ गए होंगे। आइए आगे के टॉपिक को समझते हैं। आगे आपको क्या समझना है, यह देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। यानी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बहुत विधियां होती हैं, ग्राफीय विधि, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस आपके लिए जारी किया गया उसके हिसाब से आपके सिलेबस में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में ही यहाँ पे समझेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पहले से ही ले रखे हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों विधियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, उसको हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं और विलोपन विधि को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सीखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को। तो यहाँ पे समीकरण है 4x + 5y = 7 और 2x + y = 2। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक चर का मान, चाहे x का चाहे y का, किसी एक समीकरण को सॉल्व करके x या y के रूप में इस समीकरण को बदल लेंगे, ठीक है, किसी एक चर के रूप में। और वही मान अगर सपोज हम समीकरण 2 का निकालते हैं तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो वहाँ से हमें अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान। तो यहाँ पे समीकरण 2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 को यहाँ से लिख सकते हैं y
बराबर 2। अब देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो यह माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 2 माइनस 2x, इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। तो y बराबर 2 माइनस 2x, इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ किसी भी मेथड से आप हल करेंगे आंसर जो आपका होगा वो सेम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 4x है तो यह 4x ही रहेगा, प्लस 5y के स्थान पे इसको रखना है तो 5 को ऐसे ही छोड़ेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और यह मान रख देंगे 2 माइनस 2x और बराबर क्या है 7। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 का गुणा कर लेंगे, 5 का 2 में गुणा तो 10 माइनस 5 दूनी 10x बराबर 7। अब यहाँ से देखिए 6 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो 10x में से 4x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x में से 4x जाएगा तो 6x हो जाएगा, और किस में चिन्ह बड़ी संख्या का होता है तो माइनस 6x बराबर यहाँ पे 7 या 10 जो है इसका पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक साथ और वेरिएबल एक साथ, यानी चर राशियाँ एक साथ और अचर राशियाँ एक साथ 7। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर 10 प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो सिंपल चेंज हो जाता है यानी माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा देखिए माइनस 6x बराबर 10 में से 7 गया 3 और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -3, यह माइनस मिलकर कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो गया 3 और यह बटे में क्या हो जाएगा 6 इधर गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान क्या आ गया 1/2। यह आपका x का मान आ गया। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1/2 किसी समीकरण में लिख सकते हैं, समीकरण सपोज हम लिख रहे हैं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे 2x के स्थान पे 1/2 रखना है, 1/2 तो गुणे 1/2 प्लस y बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए 2 अंश में है या हर में है तो यह कट जाएगा, y बराबर क्या प्राप्त होगा 2 और इस 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अब y बराबर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे y बराबर 1, ठीक है, y बराबर 1। तो यही हमें 2 मान प्राप्त हो गए, x बराबर 1/2, यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 1/2 1/2 तथा y बराबर 1। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, यहाँ पे x का मान है और यह आपका y का मान है, तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किसी 2 समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग हल कर सकते हैं। तो यह आपने सीखा प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करके चेक करेंगे। तो आइए सीखते हैं विलोपन विधि से। अब तो आइए इसको विलोपन विधि से उसी समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर 2, उसी समीकरण को हमने लिया हुआ है और इस समीकरण को अब हल करते हैं यहाँ से। तो देखिए हल करेंगे तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों समीकरण लिखे हुए हैं इसमें से किसी एक समीकरण में ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जिससे कोई एक चर बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज 5 से इस समीकरण में गुणा करें तो यहाँ पे 5y और यहाँ पे भी 5y है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर अब समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे यानी सभी पदों में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा तो 10x प्लस
5y बराबर 5 दूनी 10। अब यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देना है। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, इसको सॉल्ट में ऐसे लिख देते हैं, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 1 को, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे गुणा किया उसको नहीं, दूसरे समीकरण को घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए 10x प्लस 5y बराबर 10। और समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए घटाना है, तो घटाते हैं तो हम लोग सिंबल क्या कर देते हैं, चिन्ह जो है बदल देते हैं। ठीक है, अब जब चिन्ह बदलेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस मिलकर यह माइनस होता है, तो माइनस में 5y है, यहाँ प्लस में है, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस में 4x है, या प्लस में 10x है, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस में 7 है, यहाँ पे प्लस में 10 है, तो 10 में से 7 जाएगा 3 होगा। ठीक है, अब यक्स का मान हमें चाहिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह 6 कहाँ चला जाएगा, बटे में भेज देंगे इसको, तो 3 बटे में 6, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे में 2। यह यक्स का मान प्राप्त हुआ। अब यही यक्स का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर 1/2 लिख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 1 में किसी में भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए ये आपका समीकरण 2 है, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे x है तो x के स्थान पे 1/2, तो ये गुणे 1/2 प्लस y बराबर 2। अब यहाँ पे 2 हर में है, यहाँ पे अंश में है, कट जाएगा, हमें y का मान क्या प्राप्त होगा 2, और यह 1 जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों विधि से, प्रतिस्थापन और विलोपन, दोनों विधि से सॉल्व करने पर आंसर आपका क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि विलोपन विधि से सॉल्व करिए तो आप विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब आपका जो सिलेबस है चूंकि चेंज हो गया है, तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वह ग्राफियम मेथड से हल करना था, जो कि अब सिलेबस से कट गया है। पुरानी बुक के हिसाब से बता रहे हैं, जो पुराने बुक में जो एक्सरसाइज लेसन फर्स्ट था, यानी चैप्टर 3 का 3A था, वह पूरा कट गया है। अब आपको अगर पुरानी बुक है तो 3B से, यानी जो B वाला 3B था वह अब 3A हो गया है। अब वहाँ से हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो से आपको एक्सरसाइज मिलना कंटिन्यू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा आपको हमने समझाया हुआ है। तो यह वीडियो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होगी। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।